रही है। 17 राउंड के बाद बीजेपी को बंपर बढ़त। 17 राउंड के बाद अलवर सीट से भूपेंद्र यादव को बंपर बढ़त मिलती दिखाई। बिल्कुल अलवर सीट है। यहां पर अगर अब बात कर ले तो यादव वर्सेज यादव, और 17 राउंड के बाद बीजेपी को देखिए बंपर बढ़त यहां पर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार यहां पर जब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया था, बीजेपी की तरफ से भी बहुत सोच समझ करके प्रत्याशी उतारा गया। भूपेंद्र यादव जो कि 61,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, थोड़ी समय का हम लोग को इंतजार करना होगा। अलवर सीट पर 17 राउंड जो है वो पूरे हो चुके हैं और यहां पर बीजेपी को बंपर बढ़त बनती हुई नजर दिख रही है। बिल्कुल। और डॉक्टर प्रदीप का एक बार फिर से, बड़े उखड़े उखड़े से रहते हैं डॉक्टर प्रदीप आप। खैर आप ये कहना चाह रहे थे कि सरकार इंडिया गठबंधन बनाने जा रहा है। डॉक्टर प्रदीप मेरी आवाज मिल रही है आपको? अच्छी लगती है। एक मिनट सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिएगा। एक मिनट, आपकी आवाज, हाँ अब आप बोलिएगा, आपकी बात थोड़ी पीछे छूट गई थी, बोलिए फिर से। आ रही है एक मिनट सर, हाँ आवाज आ रही है, लेकिन एक रिजल्ट ब्रेकिंग भी आ रही है, वो यहां पर चल रही है। अलवर सीट पर 17 राउंड की गिनती पूरी हो गई। फिर से एक बार बता रहे हैं अपने दर्शकों को, ठीक है, ये ब्रेकिंग लगातार चलती रहेगी। हम बता भी चुके हैं, भूपेंद्र यादव 61,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, ललित यादव को पछाड़कर आगे चले हैं। हाँ सर बताइए, फिर सरकार बनाने जा रहे हैं क्या? देखिए, आपने मेरे उखड़ेपन का कारण पूछा है, तो आप मेरे उखड़ेपन कारण आपका एटीट्यूड है। जिस तरह से आप अपनी धारणाओं को मुझ पर लादने का प्रयास कर रहे हैं या मेरे ऊपर डालने का प्रयास कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। मैं जो बात कहता हूं उसे पूरी बात, मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री इस बार नया व्यक्ति होगा, आपने इस पर चर्चा मुझसे नहीं की। मैं वही तो चर्चा कर रहा हूं। चले गए, अरे सर मुद्दों पर चले गए, चर्चा क्यों नहीं कर रहे सर? ब्रेकिंग न्यूज पर गए, इसीलिए वापस आए वहां पे। अगर मुझे आपकी बात को नहीं सुनना होता तो आपने सवाल नहीं करता। मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर नया प्रधानमंत्री होगा तो क्या इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होगा? मैं तो पूछ रहा हूं सीधे तौर पर, आप पता नहीं समझ ही नहीं, सीधी बात। मैंने कहा ना आपसे, मैंने एक बात कही है, इसके गूढ़ अर्थ समझिए। मैंने आपसे कहा कि इस बार देश का प्रधानमंत्री नया व्यक्ति होगा। तो कौन होगा ये बता दीजिए, आप बता दीजिए कौन होगा प्रदीप जी, कौन होगा ये तो बता दीजिए। इसका फैसला परिणाम आने दीजिए, उसके बाद पता लगेगा। एनडीए से होगा कि इंडिया गठबंधन से होगा? एनडीए से होगा, इंडिया से होगा, इतना सब कुछ बता रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि इस बार देश का प्रधानमंत्री नया व्यक्ति होगा, आप इसे धैर्य रखिए, परिणाम आने दीजिए, उसके बाद रणनीतिक रूप से आप देखिएगा कि मेरी बात कितनी सही साबित होती है। एनडीए से होगा, इंडिया से होगा? फिर पूछ रहा हूं आपसे, एनडीए से होगा, इंडिया से होगा? मैंने आपसे कहा, मैंने आपको एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया और कहा है कि इस बार देश का प्रधानमंत्री नया राजनीतिक व्यक्तित्व होगा। मेरा ये कहना है। तो कौन होगा ये तो नाम बता दीजिए। राहुल गांधी होंगे क्या? नहीं, ये तो आप भी, ये कौन बता सकता है? तो आप कह रहे हैं ना, तो नाम बता दीजिए, क्योंकि वहां पर परिणाम पूरे नहीं आए तो कई लोग पहुंचे ही नहीं। ममता बनर्जी तो पहुंची ही नहीं। पहले आप परिणाम आने दीजिए, उसके बाद राजनीति मिलकर तय करेंगे। अपूर्वा सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। अपूर्वा सिंह जी, ये जरा उनके जी, हमारे सब मिलकर हम तय अपूर्वा जी। हाँ सर, एक मिनट। मैंने कहा और मैं दृढ़ हूं इस बात पर कि प्रधानमंत्री नया व्यक्ति होगा। डिकोड कीजिए इनके इस प्रश्न चिन्ह को, अगर कर पा रही हो तो। देखिए, इफ यू कांट कन्विंस देम देन कंफ्यूज देम। तो कांग्रेस कन्विंस नहीं कर पा रही है, इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो क्रिएट कर दे रही है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जनता जनादेश दे चुकी है, कुछ ही देर में आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। मगर अब क्योंकि इनके मन स्वरूप चीज नहीं हो रही है, इसलिए इन चीजों को इनको कहीं ना कहीं डेविएट करना है। प्रधानमंत्री तीसरी बार भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। तृतीय कार्यकाल उनका बहुत ही अद्वितीय कार्यकाल होने वाला है। तृतीय उनकी जो जीत होने वाली है। फर्स्ट टाइम जो हमारा देखिए जो सिलेक्शन हुआ मोदी जी का, तो दैट वाज जस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस। सेकेंड टाइम जो हमारा हुआ दैट वाज ऑफ द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। थर्ड टाइम जो है दैट इज ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ एस्पिरेशंस। तो ये निश्चित रूप से तय है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं और तीसरी बार उनके विजय की जो माला है और गाथा है वो गुथी जाने वाली है और गुथने के लिए तैयार है, जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन मन की बात तो आपकी भी नहीं हो रही। एक चीज और है रविंद्र जी, मन की बात तो आपकी भी नहीं हो रही। रविंद्र जी एक चीज, सवाल भी ऐड कर लीजिए। मैंने कहा मन की बात तो एक चीज और है, मन की बात तो आपकी नहीं हो रही। वो ये है कि ये कह रहे हैं कि कोई नया पर्सन होने वाला है। हम तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी होने वाले हैं, जनता कह रही है नरेंद्र मोदी जी होने वाले, आपके टीवी स्क्रीन कह रहे हैं वही होने वाले हैं। मगर ये बता दें कि इनके यहाँ पे कौन है, कैंडिडेट कौन है। आज तक तो ये कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पाए अपना। आज तक इन लोगों को किसी भी एक चेहरे का सामने नहीं आया। इवन मीडिया में मैंने तो एक ही चीज देखी थी, ये सारे जने दूल्हे की तरह बैठ करके आपस में लड़ रहे थे कि साहब राजा मैं बनूंगा, राजा मैं बनूंगा।
प्रजा का पता नहीं, जनता का पता नहीं, मुद्दों का पता नहीं, राजा बनने के लिए और तिलक काटने के लिए ये लोग हमेशा तैयार बैठे थे। जनता इनका तिलक काटने वाली है। ठीक है अपूर्वा जी, ये जवाब हम ले लेंगे। अभी हमारे साथ जुड़े हुए आशुतोष रावत जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आशुतोष जी, अभी तक जो रुझान सामने आया है, जिस हिसाब से कांग्रेस की अगर हम बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, तो खाता खुलता हुआ नजर आया। जाहिर सी बात है कांग्रेस खेमे में खुशी तो जरूर होगी, क्योंकि बीजेपी मिशन 25 को लेकर के चल रही थी, वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक सीट जो कि हॉट सीट बनी हुई थी, बाड़मेर सीट, वहां पर रविंद्र सिंह भाटी जो कि त्रिकोणीय मुकाबला उनकी वजह से हुआ। अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि वहां से उमेदवार बेनीवाल अभी भी बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं? देखिए प्रियंका जी, माफ की श्रुति, पहली चीज तो यह है कि हम पहले से देख रहे थे कि राजस्थान में इस बार मुकाबला कांटे का था, फंसा हुआ था, और वही हमको स्क्रीन पर अभी भी दिख रहा है कि मुकाबला उतना एक तरफा नहीं था जितना भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी। रही बात आप जो बाड़मेर वाली सीट की बात कर रहे हैं, वहां पर रविंद्र सिंह भाटी ने निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ा है, और यह परिणाम भी उसी चीज की ओर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस ने जो एक बाहर से कैंडिडेट लेकर के आई, आरएलपी से उन्होंने कैंडिडेट को तोड़ा और उसको टिकट दी, और उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को रविंद्र सिंह भाटी की एक बड़ा डेंट पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस उस सीट पर आगे दिख रही है। और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि वहां कांग्रेस उस सीट पर जीतेगी, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर बहुत घातक सिद्ध हुए। वो खुद जीतने की स्थिति में तो नहीं पहुंचे, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के गणित को उन्होंने पूरी तरह से गड़बड़ा दिया है, और उम्मेदवार बेनीवाल उस सीट पर हमको आगे दिख रहे हैं। पूरे जो आप स्टेट के इलेक्शन देखेंगे या केंद्र के पूरे देश भर के चुनाव देखेंगे, उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, यहां पर कास्ट इक्वेशन को साधने में कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से सफल रही है, जिसकी वजह से इस तरह के परिणाम हमको दिख रहे हैं। जैसी उम्मीद की जा रही थी कि मुकाबला रोचक होगा, चौंकाने वाले परिणाम होंगे। रविंद्र जी, मैंने आपको ये एग्जैक्ट बिल्कुल सही बात आपने कही थी। और एक ब्रेकिंग न्यूज डॉक्टर प्रदीप ने भी दे दी हमको कि प्रधानमंत्री नया बनेगा कोई, लेकिन नाम नहीं बता रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कुछ आशुतोष जी? देखिए, यह फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उनके अलायंस को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। तो यह फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है और एनडीए को करना है। इस पर अगर हालांकि अभी आज की तारीख में अगर कुछ डिकोड करने की कोशिश करूं, तो मैं प्रदीप जी की बात से कुछ हद तक सहमत हूं कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को सामने करे। नरेंद्र मोदी जी ने जैसा यह पूरा इलेक्शन केवल अपने फेस के नाम पर लड़ा, ऐसे में मुझे लगता है कि अगर वो पूर्ण बहुमत की ओर, एक क्लियर मेजॉरिटी की तरफ भारतीय जनता पार्टी को नहीं पहुंचा पाते हैं, या पिछले बार की कंपैरेटिवली उनकी सीटें कम होती हैं, तो शायद नरेंद्र मोदी खुद अपनी इच्छा से जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री बनने से मना करें। लेकिन एनडीए का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, अब वह कौन होगा यह फैसला निश्चित तौर पर एनडीए का करना है। जी, इस पर एक टिप्पणी आप दीजिएगा जो आशुतोष जी ने कहा। और एक बात यह कि टीडीपी और जेडीयू से कांग्रेस ने संपर्क करने की कोशिश की है। 16 और 14 सीटों पर दोनों ही आगे चलते हुए कुछ देर पहले दिखाई दे रहे थे। हो सकता है उसमें कुछ फेरबदल भी, यानी एक बड़ा चंक से संपर्क आप 40 सीटों के कर रहे हैं, क्या फलीभूत होगा? आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं कि 294 सीटों पर एनडीए है और 219 सीटों पर इंडिया अलायंस की रुझान सामने निकल करके आ रहे हैं। तो दोनों पार्टियां हर भरपूर कोशिश करेंगी कि जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके वो सरकार बना सके। तो अभी जो रुझान है वो शुरुआती रुझान है, आने वाले 2-3 घंटों के अंदर ये रुझान फाइनल नतीजों के अंदर तब्दील हो जाएंगे। तो उस समय ये बातें सामने आएंगी कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, किस पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि जो मार्जिन है वो 40 से 50 सीटों का मार्जिन है, वो ज्यादा इतना मार्जिन नहीं है कि हम ये कह सके कि एनडीए को बिल्कुल बढ़त मिल गई है या इंडिया अलायंस पीछे छूट गया। तो वो अगले 1-2 घंटों के अंदर वो साबित हो जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मेजर सेटबैक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे कि चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन हो या लोकसभा का चुनाव हो, 2014 से लेकर के 2024 तक जितने भी इलेक्शन हुए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़े गए।
तो और जिस तरीके से जो मोदी मैजिक था वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ में आना शुरू हो गया है कि कब तक हम मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे। ठीक है, कोई ठीक है संजय जी, ये जवाब हम ले लेते हैं। हमारे साथ अपूर्वा सिंह जो कि बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हुई है। अपूर्वा जी, लगातार जो तस्वीरों में देखने को मिला था, अभी कहा भी जा रहा है कि मोदी की गारंटी पर आप लोगों ने बात की, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। अगर राजस्थान की बात कर ले, मिशन 25 को लेकर के चल रहे थे, लेकिन एक सीट का आपको घाटा होता हुआ यहाँ पर नजर आया। क्या लगता है कि जो धरातल पर मुद्दे थे उस पर बातचीत नहीं की गई, जो केंद्र सरकार के द्वारा कामकाज किए गए केवल उसी की बात की गई, उसी का आप लोगों को यहाँ पर हानि? एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं जवाब लूंगा बिल्कुल बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव को लेकर, क्योंकि यहां पर भी बागीदौरा में विधानसभा का उपचुनाव हुआ और यहां पर जयकृष्ण पटेल 24 राउंड में 41,276 वोट से बीएपी भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी हैं। संयुक्त उम्मीदवार कांग्रेस के और बीएपी के, हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी को बैठने के लिए कांग्रेस की तरफ से कहा गया था उनको सिंबल देने के बाद, लेकिन वो बैठे नहीं। कांग्रेस के टेक्निकली चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़े, लेकिन जयकृष्ण पटेल 24वें राउंड में भी आगे चले। ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी खबर, 41,276 वोटों से आगे चलते हुए। अपूर्वा जी, मेरी सहयोगी आयुषी ने जो सवाल पूछा इस पर एक जवाब, फिर ये जो बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव का अभी रुझान आ रहा है उस पर भी एक सवाल लूंगा। इसको दो चीजों से समझना चाहिए। पहली चीज ये कि राजस्थान के जो चुनाव थे वो पहले और दूसरे चरण के चुनाव थे, ये बहुत इनिशियल चुनाव थे और इसके अंदर कांग्रेस ने आरक्षण का कहर, जातिवाद का जहर, संविधान बदल देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, जो एंटी हिंदू हैं या जो नॉन हिंदू हैं उनको जेल में डाल देंगे, ना जाने किस किस तरीके के झूठ और मिथ्या जो है वो इन्होंने प्रचारित और प्रसारित किए, जिसका टिप्पणी और जिसका मैं कहती हूँ स्पष्टीकरण कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं और ये सब मिथ्या है, ये मोदी जी ने बहुत बाद में आकर के और एक मंच पर दिया। उससे पहले काफी सारी जनता जो है वो वोट डाल चुकी थी, कई चरणों के चुनाव तब तक हो चुके थे, राजस्थान के चुनाव उसमें हो चुके थे, तो ये जो आपको परिणाम दिख रहे हैं ये इस चीज के हैं। दूसरा विषय ये है कि पिछले 5 वर्षों में राजस्थान के अंदर जो है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। आप देखिए, जल जीवन मिशन से हमारी जो योजनाएं थी उनका पैसा इन्होंने कंज्यूम ही नहीं किया, जनता तक लाभ पहुंचाया ही नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे पर डे केवल 800 लोगों को ही कनेक्शन कांग्रेस के टाइम में दिए गए, और वेरेज इन 100 दिनों के अंदर जो हमारे अति संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी, उनके कार्यकाल में पर डे 3400 से 3500 कनेक्शन जनता अब आपको मेरे को रोकना पड़ेगा। 5 साल इन्होंने जो केंद्र की योजनाएं थी वो एग्जीक्यूट इन्होंने करने ही नहीं दिया। सवाल पूछना होगा कांग्रेस ने, सवाल मेरा ये है, बीच में केंद्र की पॉलिसीज यहाँ पर बहुत कम पहुंच पाई। ठीक है, आपने कहा कि 6 महीने के दौरान राज्य सरकार ने बहुत बेहतरीन काम की। अब फिर ये बताइए कि करणपुर का देखिए 6 महीने में भी आइडियली हमें 100 ही दिन मिले थे, क्योंकि करणपुर का उपचुनाव आप हार गए। अब ये जो बागीदौरा का उपचुनाव हो रहा है यहाँ पर आप पिछड़े हुए हैं। 24 राउंड की काउंटिंग हो गई, 41,000 वोटों से, मतलब एक अच्छे खासे मार्जिन से बीएपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो अगर सरकार ने 6 महीने में काम बेहतर किया तो फिर ये इन 2 उपचुनाव में क्यों नजर नहीं आ रहा? देखिए, बात उपचुनाव का नहीं है, बात यह है करणपुर वाला तो उपचुनाव आपको पता ही है कितनी जल्दी हो गया था, और जहां तक इसकी बात है तो वहां पे ठीक है ट्राइबल बेल्ट है और अभी निर्णय आया नहीं है। आप रुझानों को निर्णय में परिलक्षित मत करिए और ना ही उनको फाइनल रिजल्ट्स मानिए। आप धीरे धीरे देखिए, जयपुर ग्रामीण की सीट थी, आप सब लोग कह रहे थे हार गए, निकल गई, रह गई, बट देखिए हमारा जो कैंडिडेट है वहां पे उनकी बढ़त हो गई है राव साहब की। तो ऐसा नहीं है, आप रुझानों को परिणामों में परिणत होने दीजिए और उसके बाद में बात करिए कि कहां पे क्या परिणाम आया है। मैम, आपको भी थोड़ा ये समझना होगा कि एक तरफ आप बात प्रचंड जीत की, प्रचंड बहुमत की, किसी भी टक्कर की, कोई टक्कर में नहीं है, कोई मुकाबले में नहीं इसकी करते हैं, तो इस लिहाज से तो एक भी राउंड में, एक भी ईवीएम में बीजेपी पीछे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यह लगातार आगे पीछे हम देख रहे हैं। तो फिर वही इसलिए सवाल उठता है कि ऐसा पिछली बार के चुनाव के जब रुझान आ रहे थे, कहां ऐसा था कि 14 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, अब 1:30 बजे का वक्त हो रहा है और कांग्रेस 11 सीटों पर आगे चल रही है। पिछली बार नहीं था, उससे पिछली बार भी नहीं था। कुछ चुनाव हम भी मैम कवर कर चुके हैं, उनके काउंटिंग कर चुके हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता महेंद्रजीत मालवीय बागीदौरा भी नहीं जिता पाए और अपनी सीट भी वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं?
देखिए रविंद्र जी, इस बार का ये जो आप निर्णय देख रहे हैं या परिणाम देख रहे हैं, उसका कारण क्या रहा मैं अभी आपको इससे पहले ब्रीफ कर चुकी हूँ। मगर फिर भी मैं आपको ये बात बताऊंगी, जब बच्चा डिस्टिंक्शन से पास होता है तो फिर उसके परसेंटेजेस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, इतिहास हम लोग दोहराने और बनाने जा रहे हैं। इतिहास दोहराएगा, आप देखिएगा, जो विपक्ष में बैठे थे वो विपक्ष में ही बैठेंगे और जो सत्ता में थे वो सत्ता में ही थे। इंसान जो बोता है वही काटता है। जिसने समृद्धि बोई वो सत्ता पाने के करीब में है, जिसने लोगों के बीच में अलगाव पैदा किया वो लोग विपक्ष में बैठने की तैयारी में है। तो निर्णय तो जनता ने साफ दे दिया है और मुझे लगता है हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। इस बात पर हमें प्रसन्न होना चाहिए। इस चीज को आप लोग इतना सॉरी या गिल्ट फील कराने के लिए क्यों आश्वस्त कर रहे हैं हमें कि आप सब लोग फील करिए? हम तो सवाल ही कर रहे हैं, वो तो गिल्ट फील। दूसरी बात ये है कि जिस पार्टी ने 55 400 पार की बात आप कर रहे हैं, 370 पार बीजेपी की बात आप कर रहे हैं, 25 आपको पता था, मुझे पता है रविंद्र जी मुझे पता था आप यही सवाल पूछेंगे। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस पार्टी ने एक पक्षीय 50 से 55 साल तक राज किया हो, वो पार्टी केवल इसलिए लगी रही, इस पूरे चुनाव के कैंपेन को आप उठा के देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से एनडीए जो है वो 400 पार नहीं होना चाहिए, 400 के नीचे रह जाए।